हेलो क्लास सिक्स। आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ बच्चों कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3। पाठ 3 पाठ का नाम क्या है बच्चों? रेशे हमारे वस्त्र, फाइब्रस ऑफ आवर क्लोथ्स। आज बच्चों हम अपने कपड़ों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों पहले पार्ट में जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारी बेसिक नीड्स है। क्या है बेसिक नीड्स? हमारी है एयर, वाटर, क्लोथ्स, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। बच्चों जिसमें से हमने फूड के बारे में तो डिस्कस कर लिया, उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ेंगे हमारे वस्त्र, फाइब्रस आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़ों के बारे में। फिर से बच्चों ये हमारी बेसिक नीड है। वस्त्र हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। वस्त्र आराम और ऊष्मा प्रदान करते हैं। शरीर को सर्दी, गर्मी व वर्षा से बचाने के लिए हम वस्त्र पहनते हैं। बच्चों हम सभी वस्त्र क्यों पहनते हैं? ताकि हमारा शरीर जो है वो सभी जो सीजन्स है उनमें प्रोटेक्टिव रह सके, चोरों से प्रोटेक्टिव रह सके बच्चों, और वेदरिंग से, जब तेज हवा चलती है, बारिश होती है, उससे प्रोटेक्टिव रह सके। इनमें विभिन्न रंग, सजावट, शैलियां और बुनावट होती है। सुबह जब आप बिस्तर से उठते हैं तो आपके चादर और तकिए व लिफाफ कपड़े के ही होते हैं। लिहाफ जब आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं, नहाने के बाद जिस तौलिए का आप उपयोग करते हैं बच्चों, वो भी क्या होते हैं? वो भी एक कपड़ा होता है। वह एक नरम और सोखता कपड़ा होता है। आप जो स्कूल ड्रेस पहनते हैं वह भी एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है। उसके बाद आप अपना घर देखें, लगभग सभी स्थानों पर वस्त्र पाएंगे। पर्दे से लेकर किचन के दस्तर तक और पोछे से लेकर दरी तक सब बच्चों कपड़े से ही बने हैं। कपड़े वजन और मोटाई में विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा उनके चयन का संबंध उनके उपयोग के अनुसार होता है। बहुत समय पहले आज के समान वस्त्र नहीं थे। बच्चों जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो क्या करते थे? मानव अपने शरीर को वृक्षों की छाल, पत्तियों अथवा पक्षियों की खाल से ढकता था। जैसे जैसे वह सभ्य होता चला गया, जैसे जैसे वह सिविलाइज होता चला गया, वो विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाना सीख गया। अब बच्चों हम काइंड्स ऑफ फाइबर्स पढ़ेंगे। फाइबर जो है बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं। रेशे जो है वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक रेशे बच्चों, जो हमें हमारे एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण, हमारे नेचर में मिलते हैं। प्राकृतिक रेशे मुख्य रूप से निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बच्चों रेशम है। रेशम सबसे पुराना टेक्सटाइल धागा है। इसका आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। इसके पश्चात इसका आविष्कार जापान एवं भारत में हुआ। और बच्चों यह सर्दियों व गर्मियों में ठंडी होती है। रेशम की अधिकांशता उपयोग साड़ी एवं स्कार्फ बनाने के लिए किया जाता है। रेशम को रेशम के कीड़े द्वारा प्राप्त किया जाता है और रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। इससे बच्चों शुद्ध रेशम के कपड़े तैयार किए जाते हैं, जो कि बहुत ही कॉस्टली, महंगे होते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों, रेशम की साड़ी है और ये रेशम के धागे हैं। अब बच्चों जूट, जूट या सुनहरी रेशा, ठीक है बच्चों, ये देख सकते हो जिससे रस्सियां बनती हैं और आपके पेपर बैग बनते हैं, जो पूरे संसार में प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में उगता है। यह पटसन पौधे के तने से प्राप्त होता है। जूट गर्म तथा अत्यधिक आर्द्रता वाले नम क्षेत्रों में अच्छी प्रकार उगते वृद्धि करते हैं। लवण युक्त जलोढ़ मिट्टी इसके लिए अत्यधिक अनुकूल है। मार्च या अप्रैल मास में इसकी बुआई की जाती है और बच्चों अगस्त सितंबर मास में इसे काटा जाता है। जूट एक 8 से 10 फीट लंबा पौधा होता है और लगभग 3 से 4 महीने बाद उन पर पीले फूल लगते हैं। और बच्चों जब वो पूरी तरह से पक जाते हैं, परिपक्वता के समय इसके तने के रेशे काफी कठोर हो जाते हैं। कटे हुए पौधे कुछ दिनों के लिए खेत में विभिन्न स्थानों पर डाल दिए जाते हैं। जब इनकी पत्तियां सूख जाती हैं तथा गिर जाती हैं, तब पौधों को छोटे 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 गट्ठर बंडल में बांध दिया जाता है। इससे नरम करने के लिए काफी मात्रा में मंद पानी की आवश्यकता होती है, जिससे पौधों को पानी में डुबोकर नरम किया जाता है। शुष्क रेशों को एक साथ गट्ठर में बांध दिया जाता है। यह सबसे हल्का रेशा है जिसको सरलता से कपड़ों में काटा जा सकता है। यह रेशे प्राय रस्सियां
मोटे जूते तथा पैकिंग पदार्थों को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसको थोक विक्रेता मार्ग का भूरा कागज कहते हैं। कपास कपास हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है। जब कपास का फूल पक कर फट जाता है तो इसके बीजों के ऊपर बच्चों लिट्टी मिलती है और इन बीजों को हम बिनौल कहते हैं। आप ये देख सकते हैं बच्चों, कॉटन का पेड़ है और इससे धागे बनते हैं बच्चों। इन बीजों को हम बिनौल कहते हैं और कपास के बिनौलों से अलग करके उसकी कताई करके धागा बुनते हैं और जिससे कपड़ा बुना जाता है। ठीक है, ये धागा तकली, चरखे तथा कारखाने में मशीन के द्वारा बच्चों किया जाता है। फिर उन धागों से बच्चों कपड़े बनाए जाते हैं और वे वस्त्र कलरफुल होते हैं। कुछ वस्त्र पहनने के लिए होते हैं तो कुछ कपड़ों से पलंग की चादरें एवं पर्दे आदि बनाए जाते हैं। कपास के बिनौलों से अलग करने की क्रिया को बच्चों ओटन क्रिया कहते हैं और यह क्रिया आजकल मशीनों द्वारा की जाती है। कपास की पैदावार के लिए उष्ण जलवायु तथा काली मिट्टी का होना आवश्यक है। बच्चों, जो कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में ही उगाया जाता है। कपास की पैदावार संसार के विभिन्न देशों में होती है। इसकी मुख्य पैदावार अमेरिका, एशिया, मिस्र तथा भारत आदि देशों में होती है। भारत में कपास महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं पंजाब में प्रमुख रूप से पैदा होती है। कपास के खेतों को देखने पर ऐसा लगता है कि मानो बर्फ से ढका खेत है। रोचक तथ्य क्या है? स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने विदेशों से बनकर आने वाले कपड़ों को बहिष्कार किया था और उन्होंने चरखे द्वारा हाथ के कटे धागे से वस्त्रों का निर्माण किया। इन्हीं वस्त्रों को खादी नाम भी दिया गया। कपास के खेतों को देखने पर ऐसा लगता है कि वो बर्फ से ढका हो, क्योंकि उसकी रुई जो है वो बर्फीली सफेद रंग की होती है। ऊन क्या है बच्चों? ऊन अधिकांशतः भेड़, ऊंट, अंगोरा बकरी तथा मैरिना भेड़ से मिलता है। ठीक है, भेड़ का जो ऊन है वर्ष में एक बार उतारी जाती है और भेड़ों से ऊन वसंत ऋतु या गर्मियों में उतारी जाती है। जहां की जलवायु गर्म होती है वहां वर्ष में 2 बार भेड़ के शरीर से ऊन उतारी जाती है। ठीक है बच्चों, ऊन का प्रयोग बच्चों हम जानते हैं। ऊन का प्रयोग हम बच्चों वुलन क्लोथ में करते हैं, ब्लैंकेट्स कंबल में करते हैं, स्वेटर, मफलर, शाल, कोट तथा पैंट आदि में बनाने में होता है। कपास की तरह ऊन की भी कटाई की जाती है। ठीक है बच्चों, और ऊनी धागे बहुत टिकाऊ होते हैं। ऊन को कताई के द्वारा धागों का रूप दिया जाता है और आजकल बड़ी बड़ी कताई मिलों में बड़ी मात्रा में धागा तैयार किया जाता है और फिर उन्हें मिलों में कपड़ा बुनने के लिए भेज दिया जाता है। मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे, तो संश्लेषित रेशे विभिन्न प्रकार के रसायन तथा अम्ल और पेट्रोलियम द्वारा बनाए जाते हैं। पौधों से प्राप्त होने वाले इस पदार्थ जिसे सेल्यूलोज कहते हैं, को नायलॉन और रेयॉन के कपड़े बनाने के लिए पदार्थों में मिलाया जाता है। वर्तमान में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले संश्लेषित रेशे नायलॉन, पॉलिस्टर तथा रेयॉन है। अब बच्चों नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे। नायलॉन क्या है? नायलॉन दूसरे सभी रेशों की तुलना में ये बहुत ज्यादा मजबूत होता है और हल्का भी होता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है और उछालने वाला तथा ऊष्मा जमाव के लिए उत्तरदायी है। नायलॉन रेशे चिकने, अवशोषक तथा जल्दी सूखने वाले होते हैं। नायलॉन उच्चतम तापमान पर पिघल जाता है और इन वस्त्रों पर आधी इस्त्री प्रेस करना आवश्यक है, तो विपरीत दिशा में कम ताप की इस्त्री करें। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर इतना दृढ़ होता है कि इस पर क्रीज नहीं बनती है। बहुत सारी टी शर्ट ऐसी होती है बच्चों जो पॉलिस्टर से बनी होती है, वो चिगुड़ती नहीं है। अगर बनती है तो सरलता से समाप्त नहीं होती या औसत में उच्च ताप पर पिघल सकता है या विशेष प्रकार के भरों में बनाया जाता है जिनमें तकियों में प्रयोग होने वाले फाइबर तथा घरेलू सामग्री शामिल है। पॉलिस्टर से काते गए धागे दृढ़, मजबूत होते हैं, अलौकिक रूप से पहने जाने वाले होते हैं तथा घरेलू सिलाई और निर्मित सिलाई में विस्तृत रूप से प्रयोग होते हैं। एक्टिविटी 1 दी गई है बच्चों, एक्टिविटी 2 दी गई है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। धागों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया। अब बच्चों धागे तो हमने पढ़े कि हमें कहाँ कहाँ से धागे मिलते हैं। अब उनसे कपड़ा कैसे बनाया जाता है। धागों से वस्त्र बनाने की अनेक क्रियाएं हैं, परंतु हम आपको
यहाँ पर दो विधियों के विषय में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले बच्चों बुनाई करके, इस विधि में क्या होता है, धागों के दो सेटों को लेते हैं जो एक दूसरे से परस्पर बिंधते चले जाते हैं, और इस बिंधने की क्रिया को हम निम्नलिखित प्रकार भी दर्शा सकते हैं। आप दो रंग के लाल व पीले धागे लीजिए, लाल धागे को लंबवत लीजिए तथा पीले धागे को पिरोइए। इस प्रकार आप देखेंगे कि वस्त्र तैयार हो गया। बुनाई दो प्रकार की मशीनों से होती है। ठीक है बच्चों, ये देखिए पावर लूम है, हथकरघा है। पावर लूम कुछ करघे बिजली द्वारा संचालित होते हैं, इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं बच्चों, औद्योगिक स्तर पर वस्त्रों की बुनाई इसी विधि द्वारा की जाती है। हथकरघा हैंडलूम, इससे हाथों द्वारा धागे के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बुनने जाते हैं, और इसके धागे बहुत पतले होते हैं। इस प्रकार वस्त्रों की बुनाई हथकरघों द्वारा की जाती है। गांवों में सूती वस्त्रों की बुनाई हथकरघा हैंडलूम द्वारा की जाती है। और बच्चों ये देखिए बंधाई, ये आप सभी की मम्मी स्वेटर बिनती होंगी तो आपने देखा होगा कि वो सिलाइयों का प्रयोग करती है स्वेटर बिनने में। यह एक विशेष प्रकार की बुनाई है, इसमें एक धागे का प्रयोग किया जाता है। आपने अपनी मम्मी को स्वेटर बुनते देखा होगा, वह ऊन के एक धागे को स्वेटर से बुनती है। इस प्रकार की बुनाई को बंधाई कहते हैं, और यह बंधाई मशीनों द्वारा भी की जाती है। होजरी के स्वेटर मशीनों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। मफलर, मोजे, स्वेटर तथा जर्सी आदि भी अधिकांश मशीनों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। आजकल देखिए बच्चों, बहुत कम लोग ये बुनाई वाला स्वेटर पहनते हैं, ज्यादातर लोग मशीन की बुनाई वाला ही कपड़ा प्रेफर करते हैं। कपड़ों की धुलाई तथा रखरखाव, क्लीनिंग एंड केयर ऑफ क्लोथ्स। सूती कपड़े बच्चों ज्यादातर जल्दी गंदे हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों समर में हमारी जो टी शर्ट्स है वो जल्दी गंदी हो जाती है। इन सूती कपड़ों में जो भी कपड़े शरीर से स्पर्श होते हैं वो अधिक अधिक गंदे होते हैं, क्योंकि इनमें शरीर का पसीना सोख लेने की अधिक क्षमता होती है। पसीना एक हल्का तौलिया पदार्थ होता है, तैलीय पदार्थ होता है, जो शरीर की त्वचा के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलता है। इस पसीने के साथ धूल के कण कपड़ों से चिपक जाते हैं और कपड़े गंदे हो जाते हैं। गंदे कपड़ों से संक्रमण का डर रहता है तथा इससे जुएं भी हो सकती है, इसलिए कपड़ों को सही समय समय पर धोना चाहिए। बच्चों कपड़े जो है, ऐसा नहीं है कि आप अगर स्कूल पहन के आते हैं, समर का टाइम है तो आप दो पतली शर्ट खरीद सकते हैं अपने लिए, चेंज करके आ सकते हैं। और बच्चों डेली धुलना चाहिए कपड़ा, क्योंकि उसमें जर्म्स लग जाते हैं। यदि कपड़ों में दाग धब्बे लग जाएं तो कपड़े को धोने से पहले उन्हें साफ कर लेना चाहिए। तेल के दागों को पेट्रोल से साफ कर लेना चाहिए। स्याही के धब्बों को टेलकॉम पाउडर, नींबू के रस या ऑक्सैलिक अम्ल से छुड़ाना चाहिए। कपड़ों को उपयुक्त साबुन तथा पानी में धोना चाहिए। साबुन एवं सर्फ को कपड़ों के तंतुओं के अनुसार चुनना चाहिए। कपड़ों को पत्थर पर तेजी से पटकना नहीं चाहिए, और ना ही उन्हें थपकी से अधिक जोर से पीटना चाहिए। कपड़ों को अच्छी प्रकार पानी में खंगालना चाहिए, जिससे पूरा साबुन निकल जाए। सूती कपड़ों को अच्छी प्रकार निचोड़ना एवं सुखाना चाहिए। कृत्रिम तंतु वाले कपड़े को निचोड़ने के बजाय ऐसे ही फैलाकर टांग देना चाहिए। निचोड़ने एवं ऐंठने से कृत्रिम तंतु खराब हो जाता है। ऊनी एवं रेशमी जो कपड़े होते हैं बच्चों, उनको ड्राई क्लीन की आवश्यकता होती है। कपड़े को इस्त्री करते समय सावधानी रखनी चाहिए। कृत्रिम तंतु वाले कपड़े के लिए मध्यम ताप तथा सूती कपड़े के लिए सामान्य ताप की आवश्यकता होती है। एक पतले हल्के गीले कपड़े को ऊनी कपड़ों के ऊपर फैलाकर ही ऊनी कपड़ों पर इस्त्री करनी चाहिए, और कुछ कृत्रिम कपड़ों पर इस्त्री की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चों कुछ कपड़ों को पूरे प्रेस की जरूरत होती है, जैसे बच्चों हमारी स्कूल ड्रेस है, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनको इस्त्री की जरूरत नहीं होती है, आयरन की जरूरत नहीं होती है। और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं बच्चों जो हमें ड्राई क्लीन के लिए देने चाहिए। कपड़ों को कीड़े से बचाने के लिए हमें इसे स्टील की अलमारी में बंद बक्से में फिनाइल की गोलियों के साथ रखना चाहिए। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं बच्चों पाठ से। चलिए मेरे साथ दोहराइए। हम शरीर को मौसम, धूप, ठंड, गर्मी तथा वर्षों से बचाने के लिए क्लोथ्स का प्रयोग करते हैं। रेशम सबसे पुराना टेक्सटाइल धागा है। जूट गर्म तथा अत्यधिक आर्द्रता वाले नम्र क्षेत्रों में अच्छी प्रकार उगता है। कपास को बिनौलों से अलग करने की क्रिया को ओटन क्रिया कहते हैं। वस्त्र धागों से बनता है, जिन्हें तंतुओं या रेशे से बनाया जाता है। धागों की बुनाई और बधाई से वस्त्र बनता है। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बधाई कहलाती है। नायलॉन के रेशे चिकने, अवशोषक तथा जल्दी सूखने वाले होते हैं। निचोड़ने एवं ऐंठने से कृत्रिम तंतु खराब हो जाते हैं। ऊनी एवं रेशमी कपड़े को ड्राई क्लीन की आवश्यकता होती है। बच्चों आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। पाठ का बच्चों अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, और इसमें जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है उसका अच्छे से अभ्यास कीजिएगा।
मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।